हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें अकबर पढ़ रहे थे हम लोग। तो अकबर का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आज पढ़ेंगे मुगल काल में अकबर पार्ट 2। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अकबर। अकबर का अगला पार्ट। ठीक है, आज खत्म हो जाएगा अकबर। चलो, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इमारतों में से निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर के नाम से जानी जाती है? थोड़ा एक मिनट इसको मोटा कर लेते हैं। चलो, है ना, ठीक है। चलो, तो शान फतेहपुर कौन सी है? जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, मतलब फतेहपुर में स्थित जामा मस्जिद। देखो क्या है, फतेहपुर सीकरी में बहुत स्थापत्य हैं। जिसमें फतेहपुर सीकरी में देखो एक्चुअली क्या है, 1571 से लेकर 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल काल में, यानी बाबर अकबर के काल में ये जो है राजधानी रही मुगल काल की। इसमें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जामा मस्जिद को शान फतेहपुर, सी ऑप्शन सही है, जामा मस्जिद ही शान फतेहपुर कही जाती है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो देखो, पंचमहल, स्वर्ण महल, जोधाबाई महल, ये सब हैं। अकबरी महल नहीं है। कहाँ है अकबरी महल? ये है आगरा के किले में अकबरी महल। ठीक है, शाहजहाँ ने इसका स्थापना कराई थी। अगला देखते हैं, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का ये उदाहरण है? भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा भारतीय और फारसी वास्तुकला का मिश्रण उदाहरण है। इसका जो है, इसने हुमायूं की पत्नी ने मीरक मिर्जा गयास, मैंने पढ़ाया था, हुमायूं पढ़ाया बताया था, मीरक मिर्जा गयास के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था और हुमायूं की पत्नी ने इसको बनवाया था। ये जो है, इसकी विशेषता क्या है? देखो, ईरानी या फारसी शैली की विशेषता क्या है? इसमें दोहरा गुम्मद का प्रयोग किया गया, दोहरा गुम्मद का, जो कि सिकंदर लोदी के टाइम पे शुरू हुआ था। कब? सिकंदर लोदी के टाइम पे दोहरा गुम्मद शुरू हुआ था और इसमें भी दोहरे गुम्मद की पाया जाता है, ये विशेषता है इसकी। ठीक है, अगला देखते हैं, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौमिक शांति या भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी उपरोक्त सभी। यानी राजनीति, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण सभी से ही ये उदार थी नीति। इसी को एक पंथ बोल सकते हैं। ये धर्म तो नहीं था, दीन सुलह कुल। सुलह कुल क्या है? तौहीद उलाई, मतलब उसने क्या है, अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के आधार पर सुलह कुल नीति अपनाई। सुलह कुल, जिसमें क्या है, सभी के विचार विमर्श अपनाए गए, सभी के विचार लिए गए, सभी धर्मों के। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया? तो इसी के लिए अकबर, अकबर को सहिष्णु था ना, इसलिए उसके खिलाफ एक जो है जौनपुर के कौन थे, जौनपुर के मौलवी साहब थे, उन्होंने जो है फतवा जारी किया कि इसके साथ खिलाफ विद्रोह कर दो, ये जो है इस्लाम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो किसने? अकबर ने। हालांकि अकबर खुद निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने शिक्षा संबंधी बहुत सुधार किए थे। उसके टाइम पे अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि जो है शिक्षा के केंद्र थे और छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। निजामी शिक्षा पद्धति उस टाइम पे महत्वपूर्ण थी, उसी को ख्याति प्राप्त थी। हालांकि अकबर स्वयं निरक्षर था, मैंने बताया था, पढ़ा लिखा नहीं था अकबर। अगला देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो कौन सा है? पंचमहल। पंचमहल कहते हैं, बौद्ध विहार कैसे बनते हैं? पिरामिड आकार में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ऐसे ही पंचमहल भी 5 महल हैं इसमें, नीचे से छोटा, ऊपर वाला उससे ऊपर, उससे ऊपर, ऐसे करके 5 महल बनाए गए हैं और हर एक जो है मंजिल छोटी होती गई है। तो यही बौद्ध विहार, बौद्धों की विहार बनाने की तरीका भी यही था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। जहांगीर महल स्थित है कहाँ है? तो जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है आप बताएं? आगरा में स्थित है। जहांगीर महल आगरा में स्थित है। देखो, आगरा किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। अकबरी शैली में बनाया गया सबसे पहला उदाहरण आगरा किला है। ये अकबर महान द्वारा निर्मित किया गया था। अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। कासिम खां की, ये लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। जहांगीर महल जो कि आगरे किले में स्थित है, एक यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, ये क्या था? सलीम, यानी जो आगे जहांगीर बनता है उसको रहने के लिए अकबर ने ये बनाया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो भैया सिकंदरा में। आगरा से दिल्ली जाएंगे ना, आगरा से दिल्ली जाने वाले रोड पे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये सिकंदरा में इसका मकबरा है। इसका निर्माण जहांगीर ने कराया था। लेकिन देखो, सिकंदरा क्या है, ये जो है सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया नगर था, जिसका अकबर ने नाम बदला था। इसका नाम रखा था बाहिस्ताबाद। अकबर ने इसका नाम, सिकंदरा का नाम रखा बाहिस्ताबाद। और क्योंकि अकबर तो अपने टाइम पे इसको नहीं बनवा पाया था, लेकिन जहांगीर 1613 ईस्वी में यहाँ पे अकबर का मकबरा बनाता है। कहाँ?
सिकंदराबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं किया गया था? देखो, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का लाल किला और इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। देखो, आगरा का किला, लाहौर किला और इलाहाबाद का किला, ये सब हैं अकबर के कालीन। दिल्ली का किला किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के काल में चतुर्भुजाकार लाल बलुआ, जहाँ पे जो मोदी जी हर बार झंडा फहरा रहे हैं ना आजकल, वही है दिल्ली का किला, लाल किला। तो इसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया था, ठीक है, अकबर के बाद। आगरा किला, इलाहाबाद किला, लाहौर किला, ये सब अकबर के, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला, अब मिलाना है आपको। देखो, बाबर का मकबरा कहाँ पे है? तो ये बाबर का है कहाँ पे? काबुल में। और अकबर का कहाँ है? अभी पढ़े हम, सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ है भैया? फिर जहांगीर का पता है आपको, कौन सा है? यस, लाहौर में। और शाहजहाँ का आगरा, ठीक है। तो कौन सा? 3-4-1-2, 3-4-1-2 है कोई? 3-4-1-2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलो अगला देखते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी ने कराया था। देखो, फैजी क्या है? उसका राजकवि था। किसका? अकबर का राजकवि था फैजी। और इसी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी, अनुवाद करने के लिए, सभी चीज़ों का फारसी में अनुवाद करने के लिए। तो फैजी की ही अध्यक्षता में, उसी की देखरेख में फैजी, नकीब खां और बदायूनी ने, तीनों ने मिलकर, और काफ़ी और भी लोग थे, महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया। किस नाम से? रज्मनामा। ये भी आया है क्वेश्चन, रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया। और एक और चीज़, कुछ फैक्ट याद रखो, बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने ही लीलावती जो गणित का एक ग्रंथ था, उसका फारसी में अनुवाद किया। और अबुल फजल ने कालिया दमन का अबुल फजल ने, ठीक है, याद रखना, आएगा क्वेश्चन आगे। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद, अभी पढ़े हम लोग, रामायण का किसने? बदायूनी ने। कहाँ है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। बी ऑप्शन सही है। चलो अगला देखते हैं। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी मोहम्मद हुसैन। कौन था ये? अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी सूची आयन अकबरी में किसने दी है? अबुल फजल ने दिया। अबुल फजल की किताब है आयन अकबरी, उसमें सूची दी गई है। इसमें सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था। कौन? ग्रंथकर्ता। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन सबसे बड़ा ग्रंथकर्ता था, उसी को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। यह ऑप्शन सही है। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, किसने? अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। तो कौन था? हरविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। क्या हुआ? हरविजय सूरी महान जैन साधु था, जो अकबर के समय पे कुछ समय अकबर के दरबार में रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि दी गई, अकबर ने दी। तो 1582 में इस जैनाचार्य को अकबर ने बुलाया था। तो इसकी विद्वता और चिंतन और विनम्रता से इतना प्रभावित हुआ अकबर कि इसने जो है कुछ दिन तक जैन धर्म की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने जो है मांस खाना छोड़ दिया, पशु पक्षियों पर की बलि पर रोक लगा दिया, इस तरह के काम किए उसने। ऐसे लगा जैसे जैन धर्म अपना लिया है। बाद में क्या हुआ? मुगल दरबार में एक जिनचंद सूरी, एक अन्य जैन विद्वान रहता था, जिसे युग प्रदान की उपाधि। देखो, जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को। एक ऑप्शन आता है कि किस जैन साधु को युग प्रदान की उपाधि इसी के टाइम पे, तो वो था चंद्रसूरी। कौन? जिनचंद सूरी को युग प्रदान की उपाधि, ठीक है, याद रखना ये भी। बी ऑप्शन इसके हिसाब से ठीक है। अगला, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो कौन था? दसवंत। ये क्या था? एक कहार का बच्चा था, कहार का बेटा था ये दसवंत। अच्छा, इसके बारे में और देख लेते हैं। पहले अकबर के टाइम पे प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे, जो आयन अकबरी के हिसाब से पता चलता है हमें। तो कौन है? दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। अच्छा, दसवंत जो है कहार का लड़का था, जिसकी कला से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि इसने इसे बहुत योगदान दिया, और ये अपने टाइम पर बहुत बड़ा, अकबर के टाइम का बहुत बड़ा चित्रकार हुआ। लेकिन क्या हुआ आगे जाके? 1584 में ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और इसने आत्महत्या कर ली 1584 में, ठीक है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो कौन? अकबर। एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? 1600 ईस्वी में। एलिजाबेथ ने की थी ना, एलिजाबेथ प्रथम ने। उस टाइम कौन था राजा? तो भैया सम्राट तो अकबर ही था, 1556 से 1605 तक। तो ये ऑप्शन सही है। अगला, ऐसे एलिजाबेथ का कार्यकाल है 1533 से 1603 तक। अगला देखते हैं। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, क्या नाम है उसका? तो ये कौन है भैया? ये हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज के बारे में लिखा है, जिक्र किया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन।
अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये था रॉल्फ फिंच। कब आया था ये आया था 16वीं सदी में। कब? 1583 से लेकर 1591 तक। 1583 से 1591 तक फतेहपुर सीकरी और आगरा में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था ये, रॉल्फ फिंच। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले देखो जजिया कर की समाप्ति कब हुई है? ये हुई है 1564 में, बनते ही 1564 में जजिया कर की समाप्ति, है ना। देखो देख देता हूँ, 64 में, 1500 के बाद की 1564, है ना। उसके बाद इबादत खाना का निर्माण कब हुआ है? ये हुआ है 1575, मैंने पढ़ाया भी था 1575 में इबादत खाने का निर्माण। और मजहरनामा कब जारी किया? 1579 में, 79 में, 1579 में। और ये इसको कौन नहीं जानता भैया? 1582 में। तो ये लगे हुए सही हैं, 1 2 3 4 सही लगे हुए हैं। यानी 1564 में जजिया की समाप्ति कर दी और 1575 में इबादत खाना का निर्माण किया अकबर ने, 1579 में मजहर पर हस्ताक्षर किए और दीन इलाही 1582 में चलाया, 1582 में। तो कौन सा होगा? 1 2 3 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? देखो इसमें दो हैं। पूर्ण रूप से बंगाल और बिहार को मिलाने का समय है 1576। क्या हुआ था? घटना सुन लो। क्या हुआ? 1572 में सुलेमान करानी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? इसमें बिहार में। और उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठता है और दाऊद खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और पटना में जो मुगल का किला था ना, उस पर आक्रमण कर देता है। लेकिन अकबर इससे गुस्सा हो जाता है और अकबर मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए बिहार भेजता है और मुनीम खां इसको पराजित कर देता है। कहाँ? पटना में। और पटना पे 1574 में पटना पे अधिकार। अगर केवल पटना पूछा जाए तो 1574 में कर लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? दाऊद खां भाग जाता है। कहाँ? बंगाल। फिर इसके पीछे पीछे मुनीम खां बंगाल पहुंचता है और 1576 में टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां के मिलकर, तीनों ने 1576 में टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां तीनों ने मिलकर पूरी रूप से इसको पराजित कर देते हैं। किसको? दाऊद खां को। 1576 में भैया इस पे बंगाल और बिहार पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेते हैं। यह है आज का हमारा लेक्चर ख़त्म। ठीक है, अकबर भी ख़त्म। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर नए हैं चैनल पे तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तैयार हो जाइए अगले बेहतरीन वीडियो के लिए। तो कल हम पढ़ेंगे क्या? जहांगीर या सलीम, है ना, अकबर का बेटा सलीम जो जहांगीर बनता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग शेयर करते रहिए बस। ओके, थैंक यू।